डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th के केमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। देखेंगे कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही 3 मुख्यतः भौतिक अवस्थाएं होती है पदार्थ की। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस से। ठोस क्या है? तो देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल देखेंगे तो ठोस जैसे लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, कापी है, किताब है, पेन है, चाक है, ईंट है, ये लोहा है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला गुण है कि आकार एवं आयतन। पहला गुण देखेंगे आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन ठोस जो होते हैं, अभी मैं डिफिनीशन में बताया हूँ कि ठोस के आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो क्यों निश्चित होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ठोस जो होते हैं, ठोस के जो कण या अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। देखिए, ठोस के जो कण या अणु जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु या कण जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। पास पास क्यों होते हैं? तो कणों अथवा अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक लगता है। आकर्षण बल अधिक लगने के कारण ही ये पास पास आ जाते हैं। और जब ये पास पास आ जाते हैं तो इनके मध्य जो खाली स्थान है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ये बहुत ही कम होता है। और इनके अणु जब पास पास आ जाते हैं तो इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ही इनमें गति करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ही इनमें गति करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसलिए इनके अणु या कण जो होते हैं अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। गति करते हैं लेकिन गति करने की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। अपने स्थान पर ही रहकर इनके अणु या कण जो होते हैं वो कंपन करते रहते हैं। यही कारण है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ही कम पाई जाती है और अपने स्थान पर रहकर ही ये कंपन करते रहते हैं। तो ये पहला गुण हुआ, ठोस पदार्थ का पहला गुण हुआ। दूसरा देखेंगे, दूसरा है घनत्व। दूसरा है घनत्व है, डेंसिटी कहते हैं, घनत्व है। ठीक है, डेंसिटी है। देखिए, ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। अब अधिक क्यों होता है? तो अभी मैं बताया हूँ कि ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, इन अणुओं के मध्य जो भी ये अणु होते हैं, इन अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल अधिक लगता है। आकर्षण बल अधिक लगने के कारण इनके अणु एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं या एक दूसरे से बंध जाते हैं। बंधने के कारण ही इनका घनत्व जो होता है अधिक होता है। ठीक है, तो ठोस जितने भी होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। किसके तुलना में? गैस के तुलना में, द्रव के तुलना में इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन।
द्रव्यमान बटा आयतन, एक फार्मूला होता है, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। देखेंगे अगर किसी पदार्थ के द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो घनत्व भी बढ़ेगा। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो घनत्व भी बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी पदार्थ का आयतन अधिक कर दिया जाए तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब है घनत्व आयतन के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि घनत्व द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये घनत्व से संबंधित फार्मूला है। तीसरा इसका गुण देखेंगे संपीड्यता है। तीसरा है संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं इसको। देखिए ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं इनके मध्य अंतराण्विक अवकाश बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि इनके मध्य जो ये खाली स्थान होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, यह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण अगर दाब लगाया जाए तो ये दाब लगाने से इनके अणु या उस ठोस पदार्थ के आयतन में कहीं भी कमी नहीं होती है। ठीक है, यही कारण है कि ठोसों के संपीड्यता जो होता है, क्या होता है, ठोसों के संपीड्यता जो होता है वो लगभग नगण्य के बराबर होता है। क्योंकि अणु पास पास जब होंगे तो इस पर दाब लगाएंगे तो इनके अणु पास पास नहीं हो पाते, क्योंकि पहले से ही पास पास हैं और इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता या इनके आयतन में कमी नहीं होता। वही गैस है, अगर गैस के अणु दूर दूर होते हैं या उनके कण दूर दूर होते हैं तो उस पर अगर दाब लगाया जाए तो उनके अणु पास पास आ जाएंगे, जिससे उनका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। आयतन कम होने के कारण ही, ठीक है, उनमें संपीड्यता जो होती अधिक पाई जाती है। द्रव में उससे कम होती है और ठोस में संपीड्यता नगण्य के बराबर होता है अथवा बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके अणु जो है बहुत पास पास होते हैं और इनके अणुओं के मध्य जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए इस पर दाब लगाने पर भी इनके आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इनकी संपीड्यता सबसे कम होती है द्रव और गैस की तुलना में। ठीक है, चौथा देखेंगे ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार है, देखिए ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम भी पाया जाता है। इसके साथ साथ आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण अगर इसमें को ताप बढ़ाया जाए या ताप अधिक दिया जाए तो ताप देने से जो अणु होते हैं उन अणुओं का प्रसार बहुत ही कम होता है, क्योंकि देखेंगे इनके अणु जो हैं बहुत पास पास होते हैं। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर देने से इनके अणु जो है उनमें प्रसार बहुत कम होता है, यानी इनके अणु बहुत ही दूर दूर कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने के कारण इनके अणुओं का प्रसार बहुत ही कम होता अथवा नगण्य के बराबर होता है। यही कारण है कि ताप बढ़ाने पर भी ठोसों में उनके आयतन में बहुत ही कम वृद्धि होती है। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको अगर गर्म किया जाए तो उनके आयतन में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत ही कम परिवर्तन होता है, क्योंकि इनके अणु पास पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है और ऊष्मीय प्रसार जो होता है, ऊष्मीय प्रसार जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये चौथा रहा। पांचवा देखेंगे, पांचवा जो है बहने का गुण। ठोस के अणु आकर्षण बल अधिक होने के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक दूसरे से बंधे होने के कारण इनके
एक अणु दूसरे अणु पर फिसल नहीं पाते हैं, इसीलिए ठोसों में बहने का गुण बहुत ही कम कम क्या पाया ही नहीं जाता है, नगण्य होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं और एक अणु दूसरे अणु पर फिसल नहीं पाता है, जिसके कारण इनमें बहने का गुण नगण्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा ठोसों का। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव का। द्रव क्या है? दूसरा है द्रव, लिक्विड। द्रव क्या है? देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है, पदार्थ की इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। एक बार और बताएंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन जो होता है क्या होता है? निश्चित होता है, पदार्थ की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। देखेंगे इसका उदाहरण कौन कौन सा होगा। दूध है, इसके अलावा जल है, इसके अलावा तेल है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, पारा है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? द्रव है, द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये तो डिफिनीशन हुआ, उदाहरण हुआ। अब है द्रव अवस्था के गुण। द्रव पदार्थों के गुण कहें या द्रव अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे ठोसों में मैं बताया हूँ उसी प्रकार द्रवों के भी गुण होते हैं। तो पहला गुण जो होगा आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन, अभी मैं डिफिनीशन में बताया हूँ कि द्रव जो होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लिया जाए। देखिए, द्रव के जो अणु होते हैं ठोस के तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। देखेंगे द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस के तुलना में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव के जो कण या अणु जो होते हैं ठोस के तुलना में दूर होते हैं और इनके अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ठोस के तुलना में अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही, ठीक है, इनका आकार जो है अनिश्चित होता है। जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार क्या करते हैं? ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है और इनके अणु गति करते हैं, ठीक है। ठोस के तुलना में इनके अणु जो है अधिक गति करते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है ठोस के तुलना में और ये गति करते हैं, लेकिन ये एक निश्चित सीमा के अंदर ही ये गति करते हैं। द्रव के जो कण होते हैं या अणु होते हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही गति करते रहते हैं। यही कारण है कि इनका आयतन जो होता है निश्चित होता है, जबकि आकार जो होती है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो ये रहा पहला इसका गुण। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? घनत्व है। घनत्व है, डेंसिटी है। देखिए, द्रव पदार्थों का जो घनत्व होता है ठोस के तुलना में बहुत ही कम होता है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में बहुत कम होते हैं और इनके अणु गति करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इनका घनत्व जो है ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है। अगला है तरलता। तरलता है। देखिए, द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक पाई जाती है, ठीक है, और इनके अणु अपनी एक निश्चित सीमा के अंदर ही गति करते रहते हैं, लेकिन एक अणु दूसरे अणु पर फिसलते हुए गति करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया हूँ कि द्रवों के अणु जो हैं इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठोस की तुलना में अधिक होती है और इनके अणु दूसरे अणु के ऊपर फिसलते हुए गति करते हैं। फिसलते हुए गति करने के कारण ही
क्योंकि इनके अणु गति करते हैं एक निश्चित सीमा तक ही गति करते हैं, ठीक है। और इनके अणु एक दूसरे पर फिसलते हुए गति करते हैं। फिसलते हुए गति करने के कारण ही इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि जल को अगर ज़मीन पर फेंका जाए तो ज़मीन पर बहने लगते हैं, ठीक है। यानी किसी भी सतह पर चौड़ा लंबा चौड़ा सतह है, अगर उस पर गिराया जाए जल को या द्रव पदार्थ को तो वो उस पर क्या होते हैं, बहने लगते हैं। इसका कारण यही है कि अणु एक दूसरे पे क्या होते हैं, फिसलते हैं, और फिसलने के कारण ही ये बहने लगते हैं, अर्थात इनमें तरलता का गुण पाई जाती है, ठीक है। अगला है संपीड्यता, BCD होगा ना। देखेंगे कि द्रव पदार्थ जो होते हैं ठोस के तुलना में इनमें संपीड्यता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ठोस में उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता अधिक लगता है, जिसके कारण वो पास पास पाए जाते हैं और एक दूसरे से बंधे होते हैं। जबकि द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके अणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके कारण इन पर अगर दाब लगाया जाए और इंटरमालिकुलर स्पेस अधिक है ठोस पदार्थ के तुलना में, तो इस पर जब दाब लगाएंगे तो इनके आयतन में क्या होगी, आसानी से कमी हो जाएगी, इनके आयतन आसानी से कम कर सकते हैं। इसलिए इनमें संपीड्यता अधिक पाई जाती है द्रव पदार्थों में ठोस के तुलना में, लेकिन गैस के तुलना में कम होती है। अगला है ऊष्मीय प्रसार, पांचवा होगा। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार है। देखिए ठोस पदार्थ की तुलना में द्रवों में ऊष्मीय प्रसार जो है अधिक होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनके जो अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है ठोस के तुलना में बहुत ही कम होता है, और कम होने के कारण जब भी इसको ऊष्मा दिया जाता है तो उनमें इनके अणु जो होते हैं आसानी से उस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिससे इनके अणु बहुत तीव्रता के साथ गति करने लगते हैं, और गति करने के कारण ही वो ऊष्मीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय प्रसार ठोस के तुलना में द्रवों में अधिक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट हो गया। अब है द्रव के बारे में अध्ययन करें, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है, अगला है तीसरा होगा ना, गैस है। गैस है, गैस किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, पदार्थ की उस अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। अब गैस में बहुत से उदाहरण हो जाएगा, वायु है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सभी गैसें आ जाएंगी, ठीक है। धुआं है, धुआं भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, गैस है, ठीक है। इनके देखेंगे, इनका गुण देखेंगे, गैस पदार्थ गुण में पहला देखेंगे, पहला गुण क्या है, आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन। आकार तथा आयतन। तो अगला देखेंगे, अगला है गैस के आकार तथा आयतन। अभी मैं डेफिनेशन में बताया हूँ कि गैसों के आकार एवं आयतन जो होते हैं ये दोनों अनिश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, तो देखिए गैस के अणु जो होते हैं
बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम लगता है। द्रव और ठोस के तुलना में आकर्षण बल बहुत कम लगता है और अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो अधिक होता है। यही कारण है कि आकार तथा आयतन दोनों जो क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा अधिक पाई जाती है, इसलिए ये अनियमित दिशाओं में ये लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अगला देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट है, अगला है घनत्व। ये होगा डेंसिटी है या घनत्व है। देखिए गैसों के अणुओं के मध्य जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो अधिक पाया जाता है। अधिक होने के कारण ही इनका घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है। एक बार और बता रहे हैं कि जो गैस होते हैं, गैसों के अणुओं के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही गैसों के घनत्व जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद किसका होता है, द्रव का होता है, और सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैसों का होता है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ठोसों में उनके अणु पास पास होते हैं, आकर्षण बल अधिक भी होता है, इसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है द्रव और गैस के तुलना में। गैस में देखेंगे, द्रव में देखेंगे तो द्रव जो है गैस के तुलना में अधिक होता है उसका घनत्व, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, अगला है संपीड्यता, सी होगा। ठीक है, संपीड्यता है। देखिए गैस के अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही इस पर दाब लगाकर इसको कम आयतन में भी रखा जा सकता है। ठीक है, एक बार और बता रहे हैं, गैस के जो अणु होते हैं उनके अणुओं के मध्य खाली स्थान अथवा इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं अधिक होता है, इसीलिए इस पर अधिक दाब लगाकर इसको कम स्थान में भी रखा जा सकता है या कम आयतन में भी रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे कि जो सिलेंडर होता है, आप देखते होंगे कि सिलेंडर बड़ा सा होता है जिसमें एलपीजी गैस भरा जाता है, उसमें ब्यूटेन गैस को अधिक दाब लगाकर उसको संपीड़ित करके उस सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, इसीलिए छोटे से सिलेंडर में भी अधिक से अधिक गैस को भरा जा सकता है, क्योंकि गैसों में संपीड्यता जो होती है अधिक पाई जाती है द्रव और ठोस के तुलना में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला सी के बाद डी होगा। डी है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार है। देखेंगे कि गैस के अणुओं के मध्य जो है वह आकर्षण बल जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम पाया जाता है, किसके तुलना में, द्रव और ठोस के तुलना में कम पाया जाता है। कम पाए जाने के कारण ही इसको जो ही ऊष्मा देंगे इनके अणु तुरंत गति करने लगते हैं। ठीक है, और अनियमित दिशाओं में गति करने लगते हैं और ऊष्मीय प्रसार आसानी से ये कर देते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार जो होता है इसमें अधिक होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है और ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कम होता है। ठीक है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार ठोस के तुलना में अधिक होता है और गैस में ऊष्मीय प्रसार द्रव के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसको जो ही ऊष्मा देंगे इनके अणु तुरंत उस ऊर्जा को पाकर अनियमित दिशाओं में गति करने लगते हैं, जिसके कारण उस ऊष्मीय ऊर्जा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर सकते हैं। इसलिए ऊष्मीय प्रसार इसमें ज़्यादा होता है गैसों में ठोस और द्रव के तुलना में। अगला है विसरण।
विसरण के बारे में कल हम लोग डिस्कशन किए थे। देखिए, गैसों में विसरण दर ठोस तथा द्रवों की तुलना में अधिक होता है। गैसों में विसरण दर जो होता है ठोस और द्रवों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसों के अणुओं में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। गतिशीलता अधिक पाए जाने के कारण ही ये आसानी से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, गतिशीलता अणुओं में अधिक होने के कारण ये आसानी से अंतः मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात इनमें विसरण क्रिया आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर गैसों को ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर विसरण की दर जो होती है बढ़ जाती है। अगर गैसों को ताप बढ़ाया जाए तो विसरण दर जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, और विसरण दर जो गैसों में पाया जाता है वह उस पदार्थ के घनत्व तथा अणुभार के व्युत्क्रमण अनुपाती यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। फार्मूला जो होता है गैसों में विसरण जो होता है, विसरण दर जो होता है, विसरण दर वो क्या होता है, वह घनत्व के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, घनत्व होगा। ठीक है, उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है कितना है। इसके अलावा एक और होता है, विसरण दर बराबर होता है 1/√, अणुभार, यानी अणुभार पर भी निर्भर करता है। गैसों में विसरण दर उनके अणुभार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उस पदार्थ के अणुभार पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा उनके घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।